स्पीकर साहब सर ममनून और मशकूर हूँ आपका कि आज आपने ये जो अहम मौज़ूआत हैं जो हमने असम्बली के इजलास रेजोल्यूशन किया था, एक तो गैर कानूनी तौर पर ज़रिए अजनास की स्मगलिंग और महकमा मादनियात बलोचिस्तान में कवायद ज़बाइत के बरअक्स सेंधक के लीज़ में 15 साल की तोसी। जनाब वाला ये बात हमें अखबारी ज़राए से मालूम हुई है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो ये असम्बली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है, ज़हूर साहब इधर बैठे हैं, वो बाद में शायद इसका जवाब दे देंगे। होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान का ये सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है, बलूचिस्तान का सबसे अहम इदारा है, और यहाँ पर आपको याद होगा जनाब वाला हमने मुसलसल बलूचिस्तान के वसाइल से मुतल्लिक बात की। रेकोदिक पर यहाँ तफसील से बात हुई, सेंधक पे तफसील से बात हुई। ये मेरे 13 से 14 सफ़े की एक तकरीर का वो तकरीर है जो मैंने सेंधक से मुतल्लिक अक्टूबर 2018 में की, जिसके बाद उस पर एक कमेटी बनी गवर्नमेंट की यकीन दहानी पर कि बलूचिस्तान के जितने भी कुदरती वसाइल हैं उन वसाइल से ज़्यादा क्योंकि बलूचिस्तान के साहिली वसाइल यूसेस के हमारे सबसे दो बड़े अहम जो वो क्या कहते हैं दौलत हैं, हमारी हैसियत है, तो उसमें उससे मुतल्लिक जो भी फैसला होगा वो इस असम्बली के फोरम पे होंगे या असम्बली जो हाई पावर कमेटीज़ बनेगी उसमें इन चीज़ों को ज़ेर बहस लाया जाएगा। बलूचिस्तान में कोई भी तरक्की मुखालिफ नहीं है, कोई भी बलूचिस्तान में नहीं चाहता कि बलूचिस्तान जो है वो हमेशा पसमानदा रहे या बलूचिस्तान के ख़जाने हमेशा मदफून रहें या बलूचिस्तान की दौलत वो कभी निकले ही नहीं और हमारे लोग जो हैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें। हम सब प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हम सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल जो हैं वो उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए। जो भी बैनुल अक़वामी मुसल्लमा कवानीन हैं, जो भी मुसल्लमा उसूल हैं, उन उसूलों के तहत इन वेलकम मिस्टर चेयरमैन साहब, इन उसूलों के तहत बलूचिस्तान के इन तमाम वसाइल को जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए। और खुदावंद तबारक ताला ने बलूचिस्तान को दुनिया में तकरीबन 44 के करीब मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं, यानी दाँत के और बग़ैर दाँत के जो मिनरल्स हैं 40 से 45 के करीब बलूचिस्तान को खुदावंद तबारक ताला ने ये दिए हैं। दुनिया के जो कॉपर गोल्ड के 5 से 6 बड़े डिपॉजिट्स हैं वो बलूचिस्तान में हैं। इसी तरह सबसे बड़ा साहिल हमारा है, इसी तरह बहुत वसी वरीज़ जोग्राफिया है हमारा, इसी तरह तकरीबन 2000 किलोमीटर के करीब हमारे जो हैं बॉर्डर्स जो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ लगते हैं। इतनी अहमियत का आमिल इलाका, उसमें अभी 1 करोड़ 20 लाख की हमारी आबादी है मरदमशुमारी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत हमारी आबादी ज़्यादा है जो मरदमशुमारी में कम लिखी गई है। अभी तक ये आबादी इसकी आबादी का 80% पीने के साफ़ पानी से महरूम है। मैं पिछले दिनों खारान में गया, बल्कि मैंने अभी देखा कि पूरे बलूचिस्तान में कल नसीराबाद में लोग सड़कों पर कुरान हाथ में उठाए पानी के लिए एहतजाज कर रहे थे। हमारे हलकों में लोग एहतजाज कर रहे हैं, सबके हलकों में मैंने आज से कुछ 2-4 दिन पहले देखा बिजली, पानी, तालीम के लिए बलूचिस्तान का कोई भी शहर नहीं है जहाँ पर आप कहें कि जी वहाँ पर बलूचिस्तान के 50% आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया है। एक ऐसा वतन, एक ऐसा सूबा जिसको खुदावंद तबारक ताला ये सारी दुनियावी दौलतें भी दे और इसके बावजूद जो बुनियादी सहूलतें हैं जो सबसे सस्ती हैं, सबसे आसानी से अवेलेबल हैं, पानी है, बिजली है, तालीम है, अच्छी सड़कें हैं, सेहत का अच्छा निज़ाम है, वो क्यों कायम नहीं होता? उसकी वजह यह है शफाफियत की कमी। हम ये समझते हैं कि जब हुकूमत वक्त के पास यकीनन ये इख्तियार होता है, हुकूमत वक्त को लोग लिखते हैं कि जी हमें सेंधक के हवाले से जो है मुआहदा चाहिए, हमें रेकोदिक के हवाले से मुआहदात करने हैं, हमें ऑयल एंड गैस के हवाले से मुआहदात करने हैं, हमें OGDCL यहाँ पे आया है, PPL आया है, काफ़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अभी एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में है, सेस्मिक सर्वे के प्रोसेस में है। तो ये सारे जो कंपनियाँ आती हैं यकीनन हुकूमत से रब्ता करते हैं और हुकूमत के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप जाके अकेले बैठ के ये सारे फैसले करें। ये फोरम है। आज वाशुक में जनाब वाला तेल और गैस की जो है दरियाफ्त वहाँ पर कोशिशें जारी हैं, खुदा करे वो भी कामयाब हो, लेकिन वाशुक का नुमाइंदा तो अपोजिशन में बैठा है, वो कैबिनेट में नहीं है। कल अगर बहुत बड़े वहाँ पे एक्सप्लोरेशन होती है, वहाँ सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, वहाँ गुर्बत है, वहाँ तालीम की कमी है, वहाँ बेरोज़गारी है, वहाँ इंसाफ की कमी है, वहाँ सेहत के मसाइल हैं, इसी तरह खारान उससे मुंसलिका ज़िला है, इसी तरह। तो आप अगर जब इस सारे अमल में बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को शामिल नहीं करते हैं तो बाद में ये इस डेवलपमेंट की
اس جو ہے ان لیزوں کی، ان ایگریمنٹس کی گارنٹی کون دے گا کہ ان پر اب درآمد ہوگا؟ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سندک کی تاریخ کیسے شروع ہوئی، وہ میرے اکتوبر 2018 کی تقریر کے میں نے کہا 13 سے زیادہ صفحات ہیں، کسی کو چاہیے وہ تقاریر بھی پڑھی ہیں، وہ نکال سکتے ہیں، میں اسی لیے وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات جو اخبارات کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے کہ جناب والا سندک کی جو ہے 15 سال کی لیز میں توسیع کر دی گئی ہے، کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ لیز میں توسیع نہیں کی گئی ہے، ان کو جو ہے اختیارات دیے گئے ہیں، رائٹس دیے گئے ہیں ڈیولپمنٹ کے، اسی لیز کے اندر رہتے ہوئے، کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ جناب والا وہ مزید انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ مثلا ہم منتخب نمائندے ہیں، ہم بجائے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھائیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہمیں ٹرانسمٹ ہونی چاہیے تھی، یہ معلومات ہم اخبار میں جانے سے پہلے یا منظور ہونے سے پہلے اگر ہم تک پہنچتی تو یہ معاملات اس طرح نہیں پہنچتے، یہ تمام اراکین اسمبلی کے دفاتر میں پہنچ جانی چاہیے تھی، بالخصوص ہمیں اس لیے کہ ہم اس کمیٹی کا ممبر ہیں جو اس اسمبلی نے اکتوبر 2018 میں بنائی، اور وہ کمیٹی یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب موجود تھے، ان کی ایشورنس پہ یہ تھا کہ جی جناب والا ریکودک، پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل اور سندک، اس سے اور ایون کہ باقی جو ہمارے وسائل سے متعلق جو ہمارے فیصلے ہیں، یہ تمام جو ہے فیصلے اسی کمیٹی میں بیٹھ کے کیے جائیں گے یا اس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کیے جائیں گے۔ اگر کمیٹی میں نہیں کیے جائیں گے، اسمبلی وہ کمیٹی کی سفارشات اسمبلی میں آئیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، چاہے وہ معدنیات کے حوالے سے، وہ ایکسپیڈائٹ ہو، ایکسپیڈائٹ مینز وہ تیز تر ہو۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ برانا پا ہوں، اس کے شہزادوں کو تعلیم کے لیے جو ہے ایک اچھی سی چھت اور کتابیں میسر نہ ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے والدین اور اس کے بھائی بہن جو مریض کی شکل میں ہاسپٹلز جاتے ہیں وہاں پر ان کو ادویات نہ ملے اور ہم اپنے مدفون خزانوں کے اوپر بیٹھ جائیں۔ نہیں، یہ پالیسی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہو سکتی، کسی بھی بلوچستان کی ترقی کی خیرخواہ جماعت کی نہیں ہے، لیکن شفافیت دنیا میں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پالیسیز ہیں، رولز ہیں، when it comes to minerals, mines and natural resources، دنیا نے کچھ مسلمہ اصول مرتب کیے ہیں، اور وہ مسلمہ اصول ہیں شفافیت کے۔ ہمیں یہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے جب یہ لیز ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، ہمارا بلوچستان کا پروفٹ یا ہمارا اس سے شیئر، بلوچستان کا حصہ کتنا ہے اور کتنا ملے گا۔ یہاں پہ مولانا صاحب نے بات کی 2003 سے سندک جو آپریٹ کر رہا ہے، ہم 2 منٹ کے لیے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، یہ ہمارا حق بنتا ہے بلوچستان کے ہر فرد کا، کہ جو سی ایس آر کی مد میں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی مد میں یا منافع کی مد میں حکومت بلوچستان کو جو پیسے ملے وہ کس اکاؤنٹ میں گئے اور وہ کہاں پر خرچ ہوئے۔ یہ حق ہے چاغی کے عوام کا، یہ حق ہے بلوچستان کے عوام کا کہ جتنے پیسے سندک سے منافع کی مد میں حاصل ہوئے وہ کس مد میں گئے، کس اکاؤنٹ میں گئے، وہ تعلیم پہ خرچ ہوئے، صحت پہ خرچ ہوئے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت پہ خرچ ہوئے، یا ہماری یونیورسٹیوں کے قیام پہ خرچ ہوئے، یا ہماری نوجوانوں کی مائنز اور منرلز کے شعبے میں تعلیم و تربیت میں ان کو باہر بھیجنے میں اسکالرشپ پہ خرچ ہوئے۔ کوئی تو گورنمنٹ آف بلوچستان تو یہ بتائے، ہم چائنیز سے تو صاحب بعد میں لیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اصل میں خرابی ہمارے گھر کے اندر ہے۔ جناب والا کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے اکاؤنٹ اے میں ڈال دیے گئے یا اکاؤنٹ 1 میں ڈال دیے گئے، اور اس کے بعد وہ جو پیسہ جو ہماری معدنی دولت کے بدولت آیا تھا اس سے ہم اچھے پولی ٹیکنیک اور ٹیکنیکل سینٹرز بناتے، ہم اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپ کرتے۔ آج ہم 5-6 ہزار نوجوان مائنز، منرلز، میٹرولوجی، میرین ریسورسز، اوشین سائنسز میں ہم نوجوان ڈیولپ کرتے۔ آج وہ بیرون دنیا نوکریاں ملازمت کر کے ہزاروں اور اربوں روپے جو ہے، ڈالرز جو ہیں، وہ اپنے ملک کو واپس بھیج سکتے تھے۔ لیکن 2002 اور 2003 کے بعد تک چاغی میں ایک پولی ٹیکنیک نہیں بنی، ایک یونیورسٹی نہیں بنی۔ پچھلی دفعہ میری قرارداد بھی تھی، اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں چاغی کے لیے ایک پولی ٹیکنیک شامل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ نہیں بنے گا۔ اس لیے نہیں بنے گا کہ آپ نے اس میں سے عمارت ڈالی ہے۔ جب ہم پی ایس ڈی پی پڑھتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ سینٹرک پی ایس ڈی پی افیکٹو نہیں ہو سکتا، ہمیں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ سندک میں ہی اتنی جگہ خالی ہے کہ ہمارے 50 سے 100 کے قریب نوجوانوں کو لے جایا جائے۔ سندک اٹ سیلف از اے یونیورسٹی۔
You don't need to build another infrastructure in Dalbandin या somewhere else. चागी के सारे बच्चे, खारान के, वाशुक के, बलूचिस्तान के बच्चों को आप सेंधक में, उनके पास फैसिलिटी है, आप 100-200 बच्चों को भेजें, 15 से 20 हज़ार माहाना स्कॉलरशिप दे दें, बेस्ट नौजवान क्रिएट करवाएं, कॉपर गोल्ड माइंस की इंडस्ट्रीज को समझने वाले। ये न मजदूर, ड्राइवर, चौकीदार, रोटी देने वाला, बर्तन साफ करने वाला, झाड़ू देने वाला, ये इसको मुलाजमत नहीं कहते जनाबे वाला। ये कुदरती दौलत की बुनियाद पर, इस कुदरती दौलत की बुनियाद पर अगर हमें मुलाजमतें चाहिए, हमें बहुत सी रिफाइंड नौजवान चाहिए। कल ये हमारी दौलत खत्म भी हो जाएगी, ये दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर वहां की दौलत उन अक़वाम के लिए निकालकर अपने लिए ज़र मुबादला बेच सकते हैं। जो आइडिया है हमारा, ये नहीं है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। आइडिया ये नहीं है कि हम किसी की तरक्की को रोकना चाहते हैं। आइडिया ये नहीं है कि हम हुकूमत बलूचिस्तान को कहते हैं कि आप किसी के साथ मुआहिदा न करें। आइडिया ये है कि इस मुआहिदे में बलूचिस्तान के मुफादात हमें बताएं, 1, 2, 3, कि आपने बलूचिस्तान के मुफादात, हिस्सा बलूचिस्तान का शेयर किस हद तक आपने बढ़ाने की या उसको इंश्योर करने की बात की है। दूसरी बात यह है कि आपने इसी तरह बलूचिस्तान का जो आपका शेयर होगा, आप मुनाफा, प्रॉफिट है, वो अलग मिलती है। रॉयल्टी उस इलाके को जो मिलती है, उस रॉयल्टी को किस बद में आप खर्च करेंगे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 1953 से नवाबजादा साहब बैठे हुए मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, 1953 से गैस वहां से निकली। अगर यह तय किया जाता कि रॉयल्टी की मद में मिलने वाली रकम, एक है रेंट और एक है रॉयल्टी। मैं 6 साल तक पंजाब में, इस्लामाबाद में, सेनेट में लोगों के साथ लड़ता रहा। वो कहते थे शहीद नवाब अकबर खान बुगटी साहब बलूचिस्तान की रॉयल्टी कहा जाते हैं। मैंने कहा जनाब वाला, रॉयल्टी की रकम सूबे को मिलती है। नवाब अकबर खान बुगटी और उसके खानदान को जमीन का किराया मिलता है, जिसको कहते हैं रेंट। रॉयल्टी 12.5% ऑन द बेसिस ऑफ वेल एड प्राइस वो बलूचिस्तान को मिलती थी। तो मैंने कहा पहले तो इसमें आपने जो हमारे साथ धोखेबाजी की है, वेल एड प्राइस के 12.5% के हिसाब से जब आप बलूचिस्तान को रॉयल्टी देते हैं, तो आपने हर साल हमें 1953-54 से लेकर आज तक हर साल हमें 50 अरब, 60 अरब, 100 अरब, 200 अरब कम दिया जाता था। यानी आपके घर के कुएं से निकलने वाली पानी की कीमत 22 रुपए थी और आपके सेक्रेटरी साहब के घर से कुएं से निकलने वाली पानी की कीमत उन्होंने वो 220 रुपए मुकर्रर की थी, क्योंकि वो ताकतवर है, उनके पास कलम है। ये हुआ था बलूचिस्तान के साथ प्रॉब्लम। 1953 से आज तक 21,000 अरब रुपए हमारे मकरूज हैं। आज भी आप सुई में जाएं, आपको एक पॉलिटेक्निक नहीं मिलेगा। आप आज भी सुई में जाएं, आपको एक वर्ल्ड क्लास तो अपनी जगह है, पाकिस्तानी मयार के मुताबिक का कॉलेज नहीं मिलेगा। आप आज भी सुई और डेरा बुगटी जाएं, आपको सुई और डेरा बुगटी की पूरी आबादी में से 20 से 15% लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलेगा। ये होता है, और ये मसाइल होते हैं जो बाद में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये जब यकजा हो जाते हैं, ये एहसास महरूमी और एहसास मायूसी बनते हैं। पानी का न मिलना, तालीम का न मिलना, सड़क का न मिलना, अच्छी अद्वियात का न मिलना, सेहत की सहूलतें न मिलना, डॉक्टर्स का न मिलना, ये जब सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, ये ग्रीवेंसेस बनते हैं। जब कभी लोग हमसे पूछते थे बलूचिस्तान की एहसास महरूमी क्या है, तो हमें मुसीबत ये होती थी, हर चीज़ लोगों को परफेक्टली डेटा वाइज बताना पड़ता था कि महरूमी मेरे भाई किसी दरख्त का नाम नहीं है जो बलूचिस्तान में ही सिर्फ उगता है। ये बहुत सारी जो मुसलसल ज्यादतियों के बाद जो आप लोगों के साथ करते हैं, ये महरूमी और मायूसी का बायस बनते हैं। एहतजाज की शक्ल इख्तियार करते हैं, जल्द से जुलूस की शक्ल इख्तियार करते हैं, जज्बात के बाद लोग जो हैं वो तशद्दुद का शक्ल इख्तियार करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये गवर्नमेंट, जब बलूचिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद एक ट्रांजिशन हुई है, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, उसके बाद जो भी फैसले होते हैं उसमें आपको बलूचिस्तान के उस सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डेप्रिवेशन, महरूमी के लैंडस्केप को, उसके जो मंजरनामे को सामने रखकर फैसला करना पड़ता है। ये कोई ऐसा मुआहिदा नहीं होता कि कोई आपको रिक्वेस्ट भेज दे मुझे लीज एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन हम अपने हमारे मुफादात और हमारी चीजें, मुझे तो कम से कम, मैं अभी भी कोई 4 घंटे, आज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना का एक बहुत बड़ा वेबिनार हो रहा था, CPEC डेवलपमेंट और सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से, जिसमें मैंने पर्टिकुलरली बार बार उनको ये समझाने की कोशिश की कि फिजिकल इनसिक्योरिटी एक फैक्टर है। बलूचिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
लोगों की डेमोग्राफिक इनसिक्योरिटीज हैं, लोगों की लैंड से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज हैं, लोगों की उनकी जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इनसिक्योरिटीज हैं, लोगों की उनकी वतन और जमीन से मुतल्लिक इनसिक्योरिटीज हैं। जो अदम तहफ्फुज़ है उसको आप सिर्फ बंदूक से क्यों मुंसलिक करते हैं? 3 घंटे तक हम उनको समझाते रहे और खुदा की मेहरबानी है बाद में कहता है कि हम समझ गए बहुत सी ऐसी चीजों को जो हमारे सामने नहीं लाई जाती हैं। तो जब बलोचिस्तान में इनसिक्योरिटी की बात होती है, जो फिजिकल इनसिक्योरिटी है वो एक्सट्रीम आउटकम है बहुत से इनसिक्योरिटीज का। तो उन इनसिक्योरिटीज को कौन डील करेगा? हम पॉलिटिकल लीडरशिप डील नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर उनकी बात नहीं करेंगे। हम वाशुक पे, डेरा बुगटी पे, चागी पे, खरान पे, चमन के, जोब के, किला अब्दुल्ला, सैफुल्लाह के, मुस्लिम बाग के, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम में से हर कोई अपने इलाके का एक्सपर्ट है, हर कोई अपने इलाके के मामलात पे, नफ्स पे उसका आत है। इसलिए हम समझते हैं कि इसके अलावा तालीम और तरबियत के हवाले से जो ये अगर एग्रीमेंट हो रहा है, लीज एक्सटेंड हो रहा है तालीम और तरबियत के हवाले से, फिर दूसरी बात ये कि 2-3 चीजें इस एग्रीमेंट में अगर एक्सटेंशन हो रही है, डिबेट होना चाहिए इस पे। इसमें यह होना चाहिए कि जो तालीम और तरबियत के मौके हैं वो किस तरीके से फराम किए जाएं कि अगर कल रेको दिक शुरू हो जाएगा तो क्या ये सिक्योरिटी है? हमारे पास तो सिर्फ झाड़ू लगाने वाले लोग हैं जो संदक से फारिग होंगे, बर्तन धोने वाले लोग हैं, ड्राइविंग करने वाले लोग हैं, या गाड़ियों को साफ करने वाले लोग हैं। हमारे पास हार्डली कोई 40 से 50 इंजीनियर अच्छे तैयार हुए हों इस पूरे अरसे में। तो जनाब चेयरमैन, मेरी हुकूमत वक्त से यह गुजारिश है कि ये जो मौका है ये बल्कि उन्होंने हमें नहीं दिया, दोबारा हम उनको मौका दे रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की बात है जो अखबारात में आई है, बराए करम उस तमाम मुआहदे को, मुआहदा अगर हुआ है या कोई राय दी गई है या कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया है, इसको इस असम्बली के फोरम पर ले आएं, थोड़ी सी इस पे बहस करें, इसको थोड़ी सी नोक पलक इसकी दुरुस्त करें और बलूचिस्तान के अवाम को मुतमईन करें कि जनाब वाला बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज, मादनी वसाइल, कुदरती वसाइल के हवाले से बातचीत आगे बढ़ रही है। और इसका हम छोटी छोटी बातें ले आते हैं, हम एक सड़क की जो है या टफ टाइलिंग की या प्रोजेक्ट को जो है हाईलाइट इतना करते हैं, हमने संदक के हवाले से मामलात को, ये अच्छी चीज है तो उसको हाईलाइट होना चाहिए, लोगों में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। इससे कितना बेनिफिट है, कितना प्रॉफिट है। तो मुझे उम्मीद है जनाब चेयरमैन, आप हमारे दोस्तों को, हुकूमत वक्त को आपकी तवज्जुह से हम ये बताना चाहते हैं कि हमें इससे मुतल्लिक तमाम तफसीलात फराहम की जाएं ताकि हम कम से कम हमारी मालूमात में इजाफा हो। हम बलूचिस्तान के नुमाइंदे, हम किसी फोरम पे जाएंगे तो हम कम से कम हमारे मुंह से जो निकलने वाली बात है वो मुस्तनद हो। हम जो है अवाम में फायरिंग ना करें, हम ये ना कहें कि जी दे दिया, वो कहते हैं ले गया, ये कहते हैं छीन लिया, वो कहते हैं भाग गया, ये कहते हैं लूट लिया। ये जो तफ्शीश है, ये जो तशवीश है, ये जो इस तरह की चिमागोइयाँ, ये उसी वक्त ख़त्म हो सकती हैं जब शफाफियत हो। तो मैं ये समझता हूँ शफाफियत का तकाजा ये है कि बलूचिस्तान असम्बली को, हमारे अराकीन को, दोस्तों को मुकम्मल तौर पर इस मामलात से आगाह रखा जाए। और अगर इवन हमारी ज़रूरत अपोजिशन की पड़ती है इस प्रोसेस को जो हमारे हक में है, हमारे मुफाद में है, हम इसको फैसिलिटेट करने के लिए और फैसिलिटेशन के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया जनाब चेयरमैन।